हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th फिजिक्स में एक अपने अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनके डेरिवेशंस, उनके डेफिनेशंस और हाँ बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हमें बहुत ध्यान रखना है और ये सब चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज हम बात करेंगे वन शॉट रिविजन किसकी, ग्रेविटेशन की। तो चलिए बात करते हैं इस ग्रेविटेशन में आपको बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। ग्रेविटेशन जो एक होता है वो फोर्स होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी पर अर्थ के द्वारा लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और हाँ याद रखिए, हर ग्रेविटेशन फोर्स को ग्रेविटी नहीं बोलते हैं। दो ऑब्जेक्ट में बीच में इस यूनिवर्स में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। उस ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो इसको ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। देखिए बच्चों, फोर्स होता है, अगर हम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ इसका। अगर कोई एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और दोनों की जो बीच में डिस्टेंस है वो d है, ठीक है, मान लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। मैं देखिए, फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी F इज, तो ये हमारी इक्वेशन बनी, यानी F इज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 के प्रोडक्ट के, ठीक है। और जो दूसरा लॉ होता है, जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली, किसके, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया एक साथ इक्वेशन 1 और 2 को, और जब जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आता तब एक कांस्टेंट यूज करते हैं, हम यहाँ कैपिटल G यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। यहाँ पे जो G होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा बच्चों, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। मैं अभी आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो पहले तो देखिए फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है G, ये m1 m2 फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का ये है। D दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। G हमारा कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। मास पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। तो कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट करना बहुत आसान है। यूनिट के लिए आपको देखिए F इंटू डी स्क्वायर यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, m1 m2 यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ kg स्क्वायर, ये हमारी G की वैल्यू होती है बच्चों। पहला फॉर्मूला हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम दूसरी में बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहाँ बच्चों जब कोई बॉडी है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रही है, मतलब हम फोर्स उस पर अर्थ लगा रही है, यानी ग्रेविटी जब फोर्स लगता है तो हम उसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, एक्सेलरेशन क्यों, चेंज इन वेलोसिटी होती है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता ही आता है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है राउंड फिगर में अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, ये सपोज अर्थ है और वो बॉडी हमारे यहाँ पे रखी है जिसका मास हम स्मॉल m मान लेते हैं और अर्थ का मास कैपिटल M। और हाँ देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही होगी जो अर्थ की रेडियस होगी बच्चों। अब इस बॉडी पर जो हमारी बॉडी है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, ये रखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे। अभी जो हमने देखा है आपको पता है F इक्वल टू ma, ठीक है। A यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो बस बॉडी पे जब एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी आएगा तो यहाँ पे A की वैल्यू G आ जाएगी, तो उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स F इक्वल टू mg, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा, इस बॉडी पर और अर्थ के बीच में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी फोर्स लगेगा और वही तो उसको हम प्रोवाइड करेगा ग्रेविटी। उसका फॉर्मूला G, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और अर्थ का मास, ये उन दोनों के बीच की जो है ना रेडियस, यहाँ पे डिस्टेंस है वो रेडियस है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। mg की वैल्यू G m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर आएगा, m से m यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो देखिए कितना आसान, G की वैल्यू ये देखिए m अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा स्मॉल g का डेरिवेशन है। मतलब स्मॉल g ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए हर बॉडी पे जो स्मॉल g है एक्चुअली ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम होता है। वो डिपेंड करती है जहाँ पे निकाल रहे हैं, जिस प्लैनेट पे निकालो उसके मास पे, और r स्क्वायर और g हमारे यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब इनकी वैल्यू सबको पता है। अर्थ का जो मास होता है 6 इंटू 10⁻24, रेडियस आपको लेनी है 6.4 इंटू 10⁻6, और कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻11 है ना। अभी इनको वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, देखिएगा राउंड फिगर में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये तो उसका फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू भी, अगर मून पे पूछेगी तो मून का मास, मून की रेडियस, जिस भी प्लैनेट पे G वैल्यू पूछी है ना, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये था हमारा इसका डेरिवेशंस, और इसकी वैल्यू को कैसे, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके डेरिवेशंस के लिए भी। अगली हम बात करते हैं मास एंड वेट।
मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, हर जगह सेम होता है। बट वेट है क्या बच्चों? वेट में काफ़ी बच्चे सोचते हैं मास जैसे, नहीं बच्चों, वेट एक हमारा फोर्स है। क्या है? फोर्स। तो बेसिकली जो फोर्स है तो क्या होता है फोर्स में? F = ma होता है। यानी कौन सा फोर्स है? वेट उसी को बोलते हैं जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। यस, ग्रेविटी को हम वेट बोलते हैं। तो ए एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे ए की वैल्यू हमेशा g आएगी। तो हमारा वेट का फॉर्मूला जो हो जाएगा mg। वेट को हम w से रिप्रेजेंट करेंगे तो w = mg। ये फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, इसकी यूनिट न्यूटन। तो मास और वेट में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और हाँ, कैपिटल जी में, स्मॉल जी में भी। ये इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैपिटल जी और है ना, इनमें डिफरेंस स्मॉल जी के साथ, और इसमें हमारा ये दोनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट कुछ नहीं है, जब कोई सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो सरफेस से परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को ही थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है बेटा? वही थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। जी हाँ, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। प्रेशर देखिए, प्रेशर = थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट अभी मैंने बताया फोर्स थी, परपेंडिकुलर फोर्स को, और एरिया ये। तो प्रेशर का फॉर्मूला P = F/A। यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। जी हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी फॉर्मूला MKS और ये CGS। तो 1 पास्कल डिफाइंड होगा जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे, ये 1 पास्कल, ठीक है बच्चों। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, और वैसे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्मूला यूनिट MKS यूनिट से। ये प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वांटिटी इसमें बात आती है डेंसिटी। जी हाँ बच्चों, डेंसिटी होती क्या है? देखिए पहले तो डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को ही हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। D मास m और वॉल्यूम v, ठीक है। यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट kg होगी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो kg पर मीटर क्यूब वाटर की ये होती है। वाटर की डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता ही है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये याद रखिएगा, CGS, ठीक है ना। CGS मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, CGS में। बट MKS में वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। डेंसिटी के बाद हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जब किसी आप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रिलेट करते हैं किसी वाटर के साथ, जी हाँ, तो हम देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी जिसकी भी निकाल, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये आप देखिए। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकालें, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड मान लीजिए, तो ऊपर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, और नीचे क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होती है। क्यों होती है यूनिट लेस? क्योंकि डेंसिटी दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। जब कोई क्वांटिटी, दो सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो नो यूनिट। फॉर्मूला आपको पता चल गया। जब भी हम किसी डेंसिटी को वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेट करते हैं रिलेटिव, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, यानी हम बात करेंगे बियॉन्सी की, यानी बियॉन्ड फोर्स। जी हाँ बच्चों, बहुत बियॉन्सी। आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, किसी फ्लूइड में डालते हैं, तो उस पर नीचे की तरफ एक्शन का रिएक्शन तो हो गई, नीचे की तरफ उस ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, थ्रस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये बात कह लीजिए। और अपोजिट डायरेक्शन में जो थ्रस्ट के अपोजिट, उसी को बियॉन्ड या बियॉन्सी फोर्स कहते हैं। जी हाँ, इस पे आपके कोर्स में है नहीं, बट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यानी बियॉन्ड फोर्स FB होती है फॉर्मूला ρGHA। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। या बियॉन्ड फोर्स जो होगा बताता हूँ GHA। H मतलब हाइट, कितने हाइट तक उसको इमर्ज किया है लिक्विड में। A मतलब एरिया इंटू हाइट हमारा वॉल्यूम हो जाता है। ये V मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, जितना भी डिस्प्लेस है। का मतलब उस फ्लूइड की डेंसिटी जरूर गिवन होगी, यहाँ डेंसिटी है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिट भी सेम न्यूटन ही होती है, फोर्स की हर यूनिट न्यूटन होती है। CGS यूनिट में डाइन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला है। H हमारा हाइट, कितने हाइट पे ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड है, ये उसका एरिया वाटर का। बट अगर ये नहीं दिया होगा कितना एरिया डिस्प्लेस कर रहा है, वॉल्यूम दिया होगा, तो वॉल्यूम होता है हाइट इंटू एरिया। तो ये फॉर्मूला होता है बियॉन्ड फोर्स का। बियॉन्ड सी का फोर्स यही होता है। देखा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद, नहीं किया तो अभी कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।